Hello everyone. Today we are going to discuss about male and female similarity and differences, sexual intercourse, pregnancy and childbirth. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल और फीमेल के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर जेनेटिक तौर पर देखा जाए तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो 98.5% सिमिलर होता है और डिससिमिलरिटीज कम होती हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए तो हमारी याद करने की जो एबिलिटी होती है जिसको हम कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं या लीडरशिप एबिलिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। हार्मोनल कैपेबिलिटी देखी जाए तो हॉर्मोन्स सेम हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन वेरी करता है। कोई हार्मोन फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है एंड वाइस वर्सा। बायोलॉजिकल फाउंडेशन एंड कोर डिफरेंसेस, अगर हम क्रोमोसोमल एस्पेक्ट्स पर देखें तो फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है, जो कि हमारे बायोलॉजिकल फंडामेंटल डिस्टिंक्शन को सेट करता है और हमारा पाथवे सेट करता है। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एम्ब्रियो मेल और फीमेल का सेम होता है, लेकिन 6 to 7 वीक जेस्टेशन का जैसे ही हो जाता है उसके बाद वो वेरी करने लगता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम उसमें आया होता है एक्स और वाई उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंशिएट होने लगता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेन की जो बॉडी होती है, मेन का जो बॉडी साइज होता है वो 10 to 15% फीमेल से बड़ा होता है। बोन स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा डेंस बोन होती है, स्किन थिक होती है, मसल मास मेल के अंदर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल का जो पेल्विस होता है वो ज्यादा ब्रॉडर होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर इंटेलिजेंस या साइज ऑफ ब्रेन की बात करें तो मेल का जो ब्रेन साइज होता है वो थोड़ा फीमेल से बड़ा होता है, लेकिन इंटेलिजेंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। दोनों का इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी इस पर डिफाइन नहीं होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी इस पर डिफाइन नहीं होती है। कनेक्टिव पैटर्न्स अगर देखे जाएं तो वुमेन के अंदर वाइट मैटर ज्यादा होता है और मेल के अंदर ग्रे मैटर ज्यादा होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए होता है वो, और वाइट मैटर जो होता है वो कनेक्टिविटी फैसिलिटेट करने के लिए होता है। मेमोरी सेंटर्स, फीमेल की जो मेमोरी पैटर्न होते हैं वो ज्यादा लार्जर होते हैं, एक्टिव होते हैं, इसलिए इमोशनल इवेंट्स को फीमेल ज्यादा रिकॉल कर पाती है, उन्हें ज्यादा मेमोराइज कर पाती है। बिहेवियर या साइकोलॉजिकल सिमिलरिटी अगर देखें तो बिहेवियर चेंज जो होता है वो डिफाइन सिर्फ और सिर्फ जेंडर पे नहीं करता है। सोशल बिलीफ क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है, उस पर डिफाइन करता है कि एक पर्सन का बिहेवियर कैसे होगा। मेल और फीमेल में काफ़ी बिहेवियर चेंजेस देखे गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल या कल्चरल या सोशल एस्पेक्ट पे रादर देन द जेंडर डिफरेंसेस पर। देन सेक्सुअल बिहेवियर, मेल और फीमेल की सेक्सुअल एबिलिटी एकदम लगभग सेम देखी गई है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है लेकिन सेक्सुअल पैटर्न बहुत ज्यादा वेरी नहीं होता है, तो दे हैव सिमिलर लेवल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर कॉग्निटिव स्किल्स देखे जाएं तो पर्सनैलिटी ट्रेट या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज दोनों जेंडर्स के अंदर ओवरलैप करती है और ये डिपेंड करती है एज पर, कल्चर पर, सोशल कंटेक्स्ट पर। मेल हेल्थ पैटर्न्स या फिर क्या डिफरेंसेस हैं उनके बिहेवियर में या हेल्थ पे, अगर जेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेल के अंदर ज़्यादा एग्रेशन होता है, फिजिकल एग्रेशन मेल में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। मेल जो होता है उसके अंदर सब्सटेंस अब्यूज या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ज्यादा होता है, वो अपनी बॉडी बिल्ड या हेयर लॉस को लेके ज्यादा कंसर्न होता है। फीमेल को अगर देखा जाए तो ईटिंग डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स फीमेल्स को ज्यादा होती है, वो ज्यादा कंसर्न होती हैं अपनी स्किन को लेके, बॉडी के शेप एंड साइज को लेके एंड वेट को लेके। बिहेवियर अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो फीमेल ज्यादा कैमोफ्लाजिंग होती हैं अगर सोशल प्रेजेंटेशन की हम बात करें। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से क्या डिफरेंस आता है, जेंडर रोल जैसा सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, जो हमने रोल
सेट करे हुए हैं कि मेल को ये करना चाहिए, फीमेल को ये करना चाहिए। तो रादर देन जेंडर वो स्पेसिफाई होता है हमारी कम्युनिटी से, हमारे कल्चर से, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कि हमारा रोल कैसे होगा। अगर रिसर्च देखी जाए तो जिसमें अगर जेंडर को हाइड किया गया है तो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल स्टीरियोटाइप्स उसमें नहीं मिला है। तो वो ज़्यादा जेंडर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, रादर देन जो उनके लिए स्टीरियोटाइप सेट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सोशलाइजेशन इम्पैक्ट ये डिपेंड करता है एक पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, वो बचपन से कितना सोशली इन्वॉल्व रहा है, सोशली कितना एक्टिव रहा है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं उसके, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सोशलाइज होना पसंद करता है, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, इज इट फीमेल और मेल। हेल्थ और न्यूट्रिशन डिमांड की बात करें सेक्स स्पेसिफिक, तो वुमेन्स को आयरन ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि वो मेंस्ट्रुएटिंग होती हैं, तो आयरन रिच डाइट वुमेन्स को चाहिए होती है। मसल परफॉर्मेंस की बात देखें तो फीमेल के अंदर फटीग रेजिस्टेंस जो होता है वो बेटर होता है, और एंड्योरेंस एक्सरसाइज अगर वो करे तो ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है इन कंपैरिजन टू मेल। मेल की बात करें तो मेल मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ज़्यादा हायर होता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनका बॉडी मास ज़्यादा होता है, बॉडी कंपोजिशन ज़्यादा होती है। हार्मोनल चेंजेस दोनों के अंदर आते हैं, फीमेल के अंदर मेनोपॉज के अराउंड, और जैसे जैसे हेल्थ डिक्लाइन होती है वैसे मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो वेरी करता है। बाकी ये मूड, फिजिकल फंक्शन पर डिपेंड करता है। बोथ मायने रखता है, बोथ मैटर्स। तो इक्वालिटी होनी चाहिए रादर देन कि हम डिफरेंसेस की बातें करें, हमें सिमिलैरिटीज की ज़्यादा बातें करनी चाहिए बिकॉज़ वी आर बोथ सिमिलर एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स में हम सेम स्पीशीज़ हैं, तो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हमारे अंदर ज़्यादा हैं, इससे हमारे अंदर इक्वालिटी का एक साउंड आता है, तो हमें स्टीरियोटाइप्स को छोड़ के सिमिलैरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेटर हेल्थ केयर होनी चाहिए, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और उसके लिए टारगेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हमें अपनी सेल की बायोलॉजी को समझना चाहिए और कल्चरल एस्पेक्ट को समझना चाहिए। ज़्यादा अच्छी एजुकेशनल अप्रोचेस होनी चाहिए ताकि हम इस सब को समझ पाएँ और जेंडर इक्वालिटी पर काम कर पाएँ। जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है और जो हमारा कल्चरल थिंकिंग है, वो सब मिलके हमारा बिहेवियर, हमारा हेल्थ पैटर्न, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है रादर देन जस्ट ओनली डिपेंडिंग ऑन द जेंडर। तो अगर देखा जाए हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो फंडामेंटल सेमनेस है, मैन और वुमेन सेम स्पीशीज हैं, तो उनके अंदर सिमिलैरिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिफरेंसेस। बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं और वो छोटे छोटे डिफरेंसेस भी हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से है, कभी इन्वायरमेंट, कभी सोशल एस्पेक्ट्स, कभी कल्चरल इफेक्ट्स की वजह से हैं। एनरिच करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, जो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिफरेंसेस हैं दोनों को ही एम्ब्रेस करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर की और ह्यूमन पोटेंशियल की। तो हमें जितना हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो भी इससे रिलेटेड मिथ हैं, उनको छोड़ के हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है, व्हाट इज द बायोलॉजी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो इट इज जस्ट नॉट अ बायोलॉजिकल एक्ट या फिर फिजिकल एक्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है क्योंकि ये हमें अफेक्ट करता है इमोशनल लेवल पर, सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, हेल्थ लेवल पर, तो इसके कई सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं और ये एक कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, इसको हम कोइटस या कॉपुलेशन भी कहते हैं। जब कोई मेल इरेक्ट पीनिस फीमेल विजाइना में एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है, तो इस प्रेशर को हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। जनरली ये रिप्रोडक्शन के लिए या प्लेजर के लिए ऑब्टेन किया जाता है। इसके अंदर हम बहुत सारे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। तो मल्टी डायमेंशनल बिहेवियर है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल रिस्पॉन्स इसमें जनरेट होते हैं, इमोशनल कनेक्शन होता है, इंटीमेसी होती है, सोशल और कल्चरल डायमेंशंस इसके अंदर है, पर्सनल एक्सप्रेशन है और प्लेजर है। फिजियोलॉजी क्या कहती है? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो हमारी फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है।
इसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहला फेज होता है एक्साइटमेंट फेज, सेकंड प्लेट्यू फेज, थर्ड ऑर्गेज्म फेज, फोर्थ इज रिजोल्यूशन फेज। तो फर्स्ट फेज में एक्साइटमेंट फेज के अंदर सेक्सुअल अराउज होता है, जिसके अंदर फोरप्ले होता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं जैसे कि वेजाइनल लुब्रिकेशन होता है और मेल्स में इरेक्शन होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देन प्लेट्यू फेज, इसमें जो अराउजल है वो इंटेंसिफाई होता है, रिदमिक मूवमेंट होते हैं बिटवीन द बोथ द पार्टनर्स और जो बोथ द पार्टनर्स को स्टिमुलेट करते हैं, मसल टेंशन बिल्डअप होती है, ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है। थर्ड फेज इज द ऑर्गेज्म फेज, जो कि सेक्सुअल प्लेजर का पीक होता है, जिसमें रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और सेक्सुअल टेंशन रिलीज होती है। तो इसके अंदर इंटेंस प्लेजरेबल सेंसेशन होती है। लास्ट इज द रिजोल्यूशन फेज। रिजोल्यूशन फेज में बॉडी रिकवर होती है, बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट में जाने लगती है, मसल रिलैक्स हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आने लगता है और सेंस ऑफ वेल बीइंग पर्सन ऑब्टेन करने लगता है। तो 4 फेज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। देन कॉमन सेक्सुअल पोजीशंस। बायोलॉजी ऑफ कंसेप्शन। तो व्हाट इज द बायोलॉजी ऑफ कंसेप्शन? तो सबसे पहला है इजैकुलेशन। मेल ऑर्गेज्म के वक्त क्या होता है, इजैकुलेशन होता है, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं और फीमेल की वेजाइना में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। जर्नी होती है, फिर स्पर्म ट्रेवल करता है सर्विक्स से यूट्रस की तरफ और वो रीच करता है आपकी फेलोपियन ट्यूब्स को, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन में स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है ओवम को या एग को, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्म होता है, देन इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो यूट्रस तक जाता है, वहां पे जाके वो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी बिगिन होती है। देन कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रेगनेंसी प्रिवेंशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाइल द सेक्सुअल इंटरकोर्स और आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल। तो प्रोटेक्शन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटेक्शन के लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करते हैं। कोई भी मेथड इसमें परफेक्ट नहीं होता है, कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल है, इफेक्टिव है, बट 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है, 100% प्रोटेक्शन कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। विड्रॉल मेथड जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। गारंटीड प्रिवेंशन आपको एब्सिस्टेंस से मिल जाता है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आउट कोर्स अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट द पेनिट्रेशन अगर है तो उससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन जो सीमेन है उसका कांटेक्ट वल्वा या वेजाइनल ओपनिंग से नहीं होना चाहिए। कॉमन प्रॉब्लम्स, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्वेबल होती हैं, इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव से कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो कई लोगों को थ्रू आउट देयर लाइफ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेनली मेल्स के अंदर होता है, तो कभी कभी ओकेजनली हो सकता है या कभी कभी परसिस्टेंट भी होता है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल या लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। एनऑर्गेज्मिया हो सकता है, जहाँ पर जो पर्सन है वो ऑर्गेज्म नहीं अचीव कर पा रहा है, मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन फीमेल में ये ज्यादातर होता है। इसके अंदर आपको पेशेंस रिक्वायर है, कम्युनिकेशन रिक्वायर है, पार्टनर का कॉपरेशन रिक्वायर्ड है, तो आप इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। वेजिनिसमस है या डाइस पेरिन्यूरिया है। तो वेजिनिसमस में क्या होता है, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है फीमेल के अंदर, मसल टाइटनिंग हो जाती है, जो पेल्विक मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है। और डेस्पेरिनिया में होता है पेनफुल इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होने लगता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता या बहुत पेनफुल हो पाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रीटेबल हैं, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल इंटरवेंशंस इनके लिए अवेलेबल हैं। सेक्सुअल हेल्थ एंड सेफ्टी, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जुड़ी हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
जैसे कि STI अवेयरनेस, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इलनेसेस का हमें कैसे अवेयर होना चाहिए उसके बारे में। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से कई सारी बीमारियां भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे कि STI इंक्लूडिंग HIV, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, HPV, तो ये डिजीजेस हो सकती हैं। सेफ सेक्स प्रैक्टिस को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे कि बैरियर मेथड यूज करने चाहिए। कॉन्डम एक बहुत ही रिलायबल मेथड है जो कि STI के ट्रांसमिशन को रोकता है। इसके अलावा डेंटल डैम्स यूज किए जाते हैं जो कि ओरल सेक्स के वक्त आपको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। रेगुलर चेकअप भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ स्क्रीनिंग कराते रहें टाइम टू टाइम। अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ हमें ऑनेस्ट होना चाहिए और एक सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए। तो इमोशनल एंड रिलेशनशिप एस्पेक्ट है, इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ये एक इंटीमेट प्रोसेस है, इमोशनल प्रोसेस है। तो बियॉन्ड द फिजिकल अगर हम देखें तो इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिनके अंदर इंटीमेट आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कंसेंट इज फंडामेंटल। नाउ व्हाट इज कंसेंट? जो भी आपका पार्टनर है अगर वो अग्री है देन आपको उसके आगे मूव करना चाहिए। अगर अगर आपके पास कंसेंट नहीं है तो आपको किसी के साथ फोर्सफुल किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो कंसेंट, आपका पार्टनर क्या चाहता है, आपके पार्टनर का कंसेंट है या नहीं है, एंड दिस इज नॉन निगोशिएबल। तो बोथ पार्टनर्स को कंफर्टेबल और विलिंग फील करना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन इज द की। ओपन डायलॉग होना चाहिए, आपके डिजायर्स क्या हैं, व्हाट आर द बाउंड्रीज, प्रेफरेंसेस, आपके सेफ एक्सपीरियंसेस के लिए, सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिटी इज़ नेचुरल, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं, अलग प्रेफरेंसेस हैं, कंफर्ट लेवल अलग हैं। तो उसी पर डिपेंड करता है कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कैसी हैं और हमें अपने पार्टनर की सेक्सुअल डिज़ायर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो इन्फॉर्म, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्दी सेक्सुअलिटी, यानी कि नॉलेज एम्पावर। तो बायोलॉजिकल, इमोशनल एंड हेल्थ एस्पेक्ट जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, वो हमें बताता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसका बायोलॉजिकल मीनिंग है, इमोशनल मीनिंग है और इससे जुड़ा हुआ एक हेल्थ एस्पेक्ट है। अगर हम सारी चीज़ों को साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। रेस्पेक्ट क्रिएट हेल्थ। तो आपको अपने पार्टनर के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो आपको बतानी चाहिए, इससे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है और एक आपस में रिस्पेक्ट बनता है। तो अपने पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए और प्रायोरिटाइज द एसेंशियल, हमेशा कंसेंट ज़रूरी है, प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सेक्सुअल हेल्थ मैटर करती है। जो आपको सही नॉलेज दे रहे हैं वो रिसोर्सेज पर आपको रिलाय करना चाहिए। जो अच्छी बुक्स हैं, जो आपका हेल्थ केयर पर्सन है, आपके डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको बात करनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट से या सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। नाउ प्रेगनेंसी, द मिरेकल ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। तो प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जिसमें क्रिएशन है, ग्रोथ है, प्रोफाउंड कनेक्शन है। ये लगभग 40 वीक्स की रिमार्केबल जर्नी होती है जिसमें एक मदर और फीटस बहुत सारी चीज़ों से डील करता है, बहुत सारे हर्डल से ओवरकम होके एक चाइल्ड इस दुनिया में आता है। तो व्हाट इज प्रेगनेंसी? अगर प्रेगनेंसी को देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का जो टाइम होता है उसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज से 40 हफ्तों तक की होती है। ये एक मिरेकुलस प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और सिंगल सेल जाइगोट बनाता है जो कि यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। इसको ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और ये मदर और फीटस दोनों को अफेक्ट करते हैं। तो साइन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे आपको पता चलेगा दैट यू आर प्रेग्नेंट? तो
प्रिजम्पटिव साइंस हो सकते हैं, अगर वुमेन एक्सपीरियंस कर रही है कि उसके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो गई है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, सुबह जब वो जगती है तो उसको नौजिया होता है, उबकाई सी आने लगती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है या थोड़ी सूजन हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है या फिर आपको नींद जैसी आएगी। प्रोबेबल साइंस क्या है? जो भी आपका हेल्थ केयर वर्कर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो ये देख सकता है कि चेहरे पर कुछ पिगमेंटेशन होने लगा है, स्किन पर पिगमेंटेशन आने लगा है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट है यानी कि HCG डिटेक्शन टेस्ट है, वो पॉजिटिव आ सकता है। यूट्रस को अगर एग्जामिन किया जाए तो उसका जो साइज है वो इनलार्ज हो सकता है। पॉजिटिव टेस्ट है ये कंफर्म करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन से कंफर्म हो सकता है। फीटल हार्ट बीट देख सकते हैं डॉपलर टेस्ट से, जो कि आपको 10 से 12 हफ्ते में साउंड आती है। अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एम्ब्रियो को आप देख सकते हैं, फीटल मूवमेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। तो इस सबसे प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो जाती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर देखे जाएं तो मदर के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लगभग 50% ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट जो है वो लगभग 90 बीट पर मिनट तक हो जाती है। ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है। ब्रेस्ट और यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो एकदम ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है। हार्मोन्स में काफ़ी चेंज होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे सेंसेस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा खुशबू आने लगती है, टेस्ट ज़्यादा महसूस होने लगता है चीज़ों का, मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है फीटल डेवलपमेंट को सपोर्ट देने के लिए। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, जितने जॉइंट्स होते हैं फीमेल के वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पेल्विक मोबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और हार्मोन रिलैक्सिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये मोबिलिटी बढ़ने लगती है, जो कि फीमेल को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने लगती है। पोस्चर चेंज होने लगता है ताकि जो पेट बढ़ रहा है, जो बेली इंक्रीज हो रही है, उसको वो अकोमोडेट कर पाए। इसके अलावा कुछ और चेंजेस होते हैं, जैसे कि किडनी का इनलार्ज होना है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, स्किन में कलर चेंजेस दिखने लगते हैं, अपीयरेंस ऑफ लीनियर नाइग्रा हो सकता है, यानी एक डार्क कलर की लाइन जो होती है वो एब्डोमेन पर आने लगती है, और फेशियल पिगमेंटेशन हो सकता है। फीटल डेवलपमेंट को हमने डिवाइड करा है, यानी कि प्रेगनेंसी को हमने 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज फ्रॉम वीक 1 to 12, second is from 13 week to 27 week, एंड थर्ड इज फ्रॉम वीक 28 to 40 वीक्स। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, जो कि फाउंडेशन स्टेज है, इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, बच्चे के जितने ऑर्गन्स हैं फीटस के वो डेवलप होते हैं, हार्ट बीट लगभग 6 हफ्ते के अंदर आ जाती है, और 12 हफ्ते के अंदर जो फीटस का साइज है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, और ह्यूमन फीचर्स उसके अंदर दिखने लगते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब, लिम्स, फेशियल स्ट्रक्चर उसके बहुत तेजी से डेवलप होने लगते। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर देखें तो ग्रोथ बढ़ने लगती है, बहुत तेजी से बच्चे की ग्रोथ होती है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है, 3 इंच से लेके 14 इंच तक साइज हो जाता है फीटस का। मदर को मूवमेंट फील होने लगते हैं, 18 से 22 हफ्ते तक मदर मूवमेंट फील करने लगती है फीटस का। फिंगरप्रिंट फॉर्म होने लगते हैं, बोन जो होती हैं वो मजबूत होने लगती हैं, बच्चा आवाज सुनने लगता है, स्किन जो होती है वो कम ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और उसमें फैट डिपॉजिट होने लगता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्रॉम वीक 28 to 40 फाइनल प्रिपरेशन फेज होने लगती है। इसमें बच्चे का जो वजन होता है वो तेजी से बढ़ता है, फीटस के अंदर फैट ऐड होने लगता है, वेट ऐड होने लगता है, ताकि उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो पाए। लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, और ब्रीदिंग के लिए रेडी होते हैं। ब्रेन डेवलप होता है, बहुत तेजी से डेवलप होने लगता है। जो फीटस का हेड है वो डाउन पोजीशन में मूव होने लगता है बाय द वीक 36। देन फीटल पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन। अगर फीटस की पोजीशन की बात करें कि यूट्रस के अंदर बच्चा कैसे अलाइन होता है, तो वो आइडियल पोजीशन होती है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसमें जो बच्चे का सर होता है वो नीचे की तरफ होता है, बर्थ कैनाल की तरफ होता है, और जो कॉमन वेरिएशन आपको मिलते हैं दैट इज द ब्रीच या ऑसिपिटल पोस्टीरियर, जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, इजी डिलीवरी नहीं हो पाती है। इम्पैक्ट पड़ता है डिलीवरी पर, तो
कई केसेस में अगर आइडियल पोजीशन में नहीं है तो सी सेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को लाना पड़ता है। तो आइडियल पोजीशन इज वर्टेक्स पोजीशन। तो जो बच्चे की पोजीशन होती है वो बर्थिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। किस तरह से बच्चा बाहर आएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा, बर्थ मेथड क्या होगा उसका, तो ये फीटस की पोजीशन पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मदर को क्या खाना चाहिए। ऑफ कोर्स उसका न्यूट्रिशनल इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसे खुद भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, और जो बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो पाए, बच्चे के अंदर डिफेक्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, जो पूरी हेल्थ है उसकी मैटरनल हेल्थ मेंटेन रह सके, फीटल हेल्थ मेंटेन रह सके। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन 75 टू 100 ग्राम डेली, फ्लूइड 8 से 12 ग्लास पानी, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स ग्रेन लेने चाहिए, ओमेगा फैटी एसिड्स, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कंज्यूम करना अच्छा होता है। एसेंशियल विटामिन में देखें तो फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम पर डे, विटामिन डी 600 आईयू पर डे, विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की मिनरल्स के अंदर आयरन जैसे कि 27 mg पर डे लेना चाहिए, कैल्शियम 1000 mg पर डे, जिंक सेल ग्रोथ के लिए, आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो भी आपका डाइट प्लान है या न्यूट्रिशनल प्लान है, उसको आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद ही आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? अब प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे मदर को प्रॉब्लम होने लगे या बच्चे को प्रॉब्लम होने लगे, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। अच्छे से प्रेगनेंसी पूरी तरह से सस्टेन हो, सही तरह से बच्चा डिलीवर हो पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग कराते रहें, सारे आपके प्रीनेटल चेकअप्स होते रहें। तो कॉमन साइंस आपको देखना है, जैसे कि सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, थकान ज़्यादा हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है। वैसे ये जनरली 80% ऑफ द वुमेन्स को होते हैं, लेकिन अगर आपको ये ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो रहे हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कुछ हाई रिस्क कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है कुछ फीमेल्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ हो सकती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो इस टाइम पे ज़रूरी होता है कि क्लोज मॉनिटरिंग करी जाए, मदर का उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाए और उस तरह का मैनेजमेंट किया जाए। प्रीनेटल केयर इम्पॉर्टेंट है, रेगुलर चेकअप, स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड, जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है उसके साथ मिलके वो सारे आपको करने चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। बर्थ के लिए प्रिपेयर होना, तो बर्थ के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और साइकोलॉजिकल लेवल पर। प्रीनेटल विजिट या प्लानिंग, तो रेगुलर अपॉइंटमेंट लेके आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ एजुकेशन और प्रिपरेशन आपको कर लेनी चाहिए, जैसे कि चाइल्ड बर्थ की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। क्या ब्रीदिंग टेक्निक होती है, जब आपकी डिलीवरी होगी तो उस वक्त कैसे सांस लेनी है, किस तरह से लेबर होगा, पेन का मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, उसके लिए साइकोलॉजिकली रेडी होना चाहिए। तो लेबर एंड डिलीवरी फिजिकली और इमोशनली आपको रेडी होना चाहिए। पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं उसको लर्न करना चाहिए। पोस्टपार्टम केयर, उसके बाद जैसे ही बच्चा आ जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इनटू द वर्ल्ड, तो उसके बाद रिकवरी में किस तरह से अपना ध्यान रखना है, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, फिर उसके साथ अपनी लाइफ को एडजस्ट करना है। तो एंजाइटी को रिड्यूस रखना है, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, प्रेगनेंसी की जर्नी को चेरिश करना चाहिए और हर एस्पेक्ट से उसको सोचना चाहिए। तो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, इट इज़ अ टाइम फॉर ऑफ होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। लाइफ जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चेंज हो जाती है। एक रिमार्केबल प्रोसेस है जिसमें एक नई लाइफ जन्म होती है। इट्स अ क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ। तो प्रॉपर केयर होनी चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप होने चाहिए, नर्चरिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, और इस तरह से अगर आप प्रोसीड करेंगे तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाएंगे और बहुत हेल्दी बेबीज को इंजॉय कर पाएंगे। सो इंजॉय एंड सेलिब्रेट द मिरेकल ऑफ लाइफ, ऑनर द
the incredible strength of motherhood and embrace the profound journey of bringing new life into the world. This is the journey of pregnancy. अब अगर हम बात करें आफ्टर द प्रेगनेंसी, देयर इज चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ जब बच्चे का जन्म होता है और वो फीमेल की बॉडी से बाहर आता है, यूट्रस से बाहर आता है बाय द बर्थ कैनाल, उसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं। तो चाइल्ड बर्थ इज अ वेरी प्रोफाउंड रिमार्केबल एक्सपीरियंस। ये एक नेचुरल एक्सपीरियंस है, फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस है मदर के लिए, जिसमें वो एक न्यू लाइफ को इस वर्ल्ड के अंदर लेके आती है। तो इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बर्थ, जिसमें कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होता है। तो चाइल्ड बर्थ होता क्या है? तो चाइल्ड बर्थ एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा बच्चे जो है वो इस वर्ल्ड में आते हैं, यूट्रस से बाहर आते हैं। तो इस इवेंट के अंदर कई महीनों की प्रेगनेंसी के बाद ये इवेंट आता है और इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको 3 पार्ट में मेजरली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल डायलेशन, बर्थ ऑफ द इन्फेंट, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो सर्वाइकल डायलेशन में क्या होता है, जो सर्विक्स है वो धीरे धीरे डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, 0 से 10 सेंटीमीटर तक वाइड हो जाता है। सेकेंड फेज में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, वो अराइव हो जाता है, वो यूट्रस से बर्थ कैनाल पास करते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाता है, यानी कि मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। थर्ड फेज में डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, जो कि कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और प्लेसेंटा आपका 5 मिनट से लेके 30 मिनट के अंदर फीमेल बॉडी से अपने आप बाहर आ जाता है। तो 3 स्टेजेस ऑफ लेबर, दैट इज द ओपनिंग। तो सर्विक्स क्या होगा, डायलेट हो जाएगा 0 से 10 सेंटीमीटर तक। लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस के, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और फ्रीक्वेंट होने लगते हैं। इसमें पेन भी होता है मदर को और धीरे धीरे बर्थ कैनाल रेडी होने लगती है। सेकेंड स्टेज है डिलीवरी की, जो बच्चा है वो सर्विक्स से पास होते हुए, बर्थ कैनाल से पास होते हुए फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है और वो बॉर्न हो जाता है। इसके अंदर पुशिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ मदर को पुश करना होता है, बच्चे को गाइड करना होता है पेल्विस के थ्रू कि वो किस तरह से फीमेल बॉडी से बाहर निकल सकता है। देन उसके बाद स्टेज थर्ड है आफ्टर बर्थ। इसमें जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल हो जाता है। ये लगभग 30 मिनट तक की स्टेज होती है और इसमें बर्थ प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। नाउ देयर आर 4 पीस ऑफ लेबर। तो 4 पीस क्या है? सबसे पहला है पावर। द पावर, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस जितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितनी पावर होगी, उतना जल्दी जो बच्चा है वो बाहर की तरफ पुश होगा और बच्चे की डिलीवरी हो पाएगी। तो मदर की एबिलिटी है कि वो कितना बच्चे को पुश कर सकती है, किस तरह से बच्चे को बॉडी से बाहर निकाल सकती है, सेकंड स्टेज को रेडी कर सकती है। देन द पासेज, तो जो शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है मैटरनल पेल्विस का, वो स्ट्रक्चर जिससे कि बच्चा बाहर आएगा वो किस तरह का है, तो बच्चे को वहां से ट्रेवल करना होता है। नाउ द पैसेंजर, साइज, पोजीशन और प्रेजेंटेशन फीटस की क्या है फीमेल बॉडी के अंदर, बच्चे का जो सर है उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, शोल्डर की जो विड्थ होती है वो विड्थ कितनी होती है, उससे डिफाइन होता है कि वो मैटरनल पेल्विस से किस तरह से पास कर पाएगा और नेचुरल जो डिलीवरी है वो हो पाएगी। देन लास्ट इज द पोजीशन। तो फीटस की मैटरनल पेल्विस के अंदर पोजीशन क्या है? अगर आइडियल पोजीशन है तो बच्चा इजीली बाहर आ सकता है और एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नाउ देयर इज ऑल्सो ए फिफ्थ पी। एक पी और है जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, इट इज द साइकी। तो एक फीमेल कैसा इमोशनली, साइकोलॉजिकली महसूस करती है, इस पर डिपेंड करता है कि डिलीवरी कैसे हो सकती है, बर्थ कैसा हो सकता है। तो मैटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है लेबर को। माइंड बॉडी कनेक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर फीमेल को है तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लेबर का जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो सकता है, एबिलिटी जो है मदर के पुश करने की वो कम हो सकती है। दूसरा है इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट कैसा है? तो अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, काम इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, तो मदर बहुत रिलैक्स महसूस करेगी। जैसे कि डिम लाइटनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, लेबर आउटकम इससे इम्प्रूव होता है, मैटरनल सेटिस्फेक्शन इससे इंक्रीज होता है। देन इमोशनल केयर, कितना इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है आपको अपनी फैमिली से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, कितना वो आपको एनकरेज कर पा रहे हैं, आपका डर कितना कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो रहा है या नहीं, तो इससे एक पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस डेवलप होता है। नाउ आइडियल फीटल पोजीशन तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ऑसिपुट इंटीरियर है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में ये पोजीशन अच्छी है, इसमें हेड डाउनवर्ड्स होता है और ये 95% चांसेस होते हैं कि नेचुरल बर्थ हो जाए। अगर ऑसिपुट इंटीरियर है तो इसमें ज़रूरत पड़ती है कि हमको आर्टिफिशियल कराना पड़ता है और ये स्मॉल डायमीटर होता है तो बच्चे को पेल्विस से पास करने में दिक्कत होती है। सेटिंग टाइमलाइन है, जनरली जो बच्चे होते हैं वो आइडियल पोजीशन में रोटेट कर जाते हैं। जब तक बर्थ का टाइम होता है तो बच्चा अपने आप उस पोजीशन में अलाइन हो जाता है जिससे कि डिलीवरी हो पाए। कभी-कभी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता सकता है जिससे बच्चा आइडियल पोजीशन में आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर पोजीशन टेक्निक कुछ यूज़ करी जाए लेबर से पहले। पेन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लेबर के दौरान अगर आपको पेन हो रहा है तो उस पेन को कैसे एक्सपीरियंस करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये डिपेंड करता है फीमेल पर कि वो कितना उसको सह सकती है और किस तरह से वो डिलीवरी में उसको मैनेज किया जा सकता है। तो कुछ मेथड्स हैं। बॉडी की नेचुरल विज़डम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्या बॉडी का नेचुरल विज़डम है? जैसे कि मेडिकल इंटरवेंशंस को हमें कम यूज़ करना चाहिए। अगर सी सेक्शन का लोअर रेट हमें करना है, तो कोशिश करनी चाहिए अगर मदर नेचुरली डिलीवर कर पा रही है बच्चे को, तो हमें ज़्यादा सी सेक्शन या फिर ज़्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स को उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए और बॉडी रेगुलर या नॉर्मल तरह से बिहेव कर पाए, इसको एनकरेज करना चाहिए। बॉन्डिंग को इन्हेंस करना चाहिए, यानी कि बच्चे और मदर का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा टाइम उन्हें आपस में स्पेंड करना चाहिए। तो बर्थ होते ही बच्चे को मदर की बॉडी से हमें टच कराना चाहिए, हम उसकी चेस्ट पर उसको रख सकते हैं। देन उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, अगर फिजियोलॉजिकल लेबर है तो वो अच्छे से लैच कर लेता है और जल्दी से ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है। सपोर्टिव काम इन्वायरमेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए मदर के लिए, कंटिन्यूस कंपेनियनशिप होनी चाहिए, बॉडी की नेचुरल रिदम को समझना चाहिए। पोस्टपार्टम केयर, हैंडलिंग एंड न्यू बिगनिंग, तो पोस्टपार्टम हैंडलिंग और केयर में क्या होना चाहिए? फिजिकल रिकवरी बहुत ज़रूरी है, मदर को रेस्ट करना चाहिए। अगर देखा जाए तो हम इसे फोर्थ ट्राइमेस्टर भी कह सकते हैं और ये क्रिटिकल टाइम है रिकवरी के लिए, एडजस्टमेंट के लिए और बॉन्डिंग के लिए। तो इसमें रिकवरी बहुत ज़रूरी है, आराम करिए। जब भी आपका बच्चा सोता है तो आपको उसके साथ सो जाना चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे और मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा कराए। पेल्विक फ्लोर की केयर कर सकते हैं, आपको अपना पेल्विक फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ को रिकवर करना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म इश्यूज ना हो। इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, हो सकता है मूड चेंजेस हो, दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसीज, लेकिन कभी कभी बेबी ब्लूज हो सकते हैं। 80% न्यू पेरेंट के अंदर बेबी ब्लूज होते हैं। तो वार्निंग साइन देखने चाहिए अगर आप लगातार सैड रह रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, बहुत वियर्ड ख्याल आ रहे हैं, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग बेसिक्स को लर्न करना चाहिए, लैच कैसे कर सकता है बच्चा, किस तरह से वो ब्रेस्ट फीड कर सकता है और पेन ना हो आपको लैच के टाइम पर, और बच्चे को इनफ मिल्क मिलना चाहिए। तो फीड करना चाहिए उसी डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसा मैटरनल हेल्थ रिक्वायर्ड कर रही है, बच्चे की हेल्थ रिक्वायर्ड कर रही है, उसी तरह से फीडिंग होनी चाहिए। और अगर लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सपोर्ट सिस्टम पर बात करनी चाहिए। तो चाइल्ड बर्थ इज़ अ मिरेकल और ये एम्पावर होना चाहिए थ्रू नॉलेज। जितनी हमें नॉलेज होगी उतना अच्छे से हम इस कंडीशन को डील कर सकते हैं, इसको सर्वाइव कर सकते हैं और इसे चेरिश कर सकते हैं। सो प्रेगनेंसी इन चाइल्ड बर्थ आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ अ वुमन्स लाइफ।
References is Gamma AI, and thank you.